नमस्कार दोस्तों, पोटेंशियल पाथवे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीजीटी एवं जीआईसी कंबाइंड कोर्स के अंतर्गत हम जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना था केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, आज उसके कुछ थ्योरीज के बारे में जानेंगे। केमिकल बॉन्डिंग कैसे अप्लाई होती है, ठीक है, कैसे किसी बॉन्ड की ज्योमेट्री, शेप इत्यादि को डिटरमाइन करते हैं। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से जानेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड साइज ऑर्बिटल। कहने का मतलब है कि ये जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन है। यानी क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रीडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एक सिंपल एग्जांपल से हम कॉमन एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 मोतीचूर के लड्डू हैं, ठीक है, और एक हमारे पास मगज के लड्डू हैं। ठीक है, तो तीनों की जो है, तीनों को मिक्स कर, तीन मोतीचूर के लड्डू और एक मगज के लड्डू को मिक्स कर दो। ठीक है, इंटरमिक्स कर दो और 4 नए लड्डू बन जाएं जिनकी साइज सेम हो। ठीक है, तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में भी होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो उनकी एनर्जीज और उनका साइज लगभग समान होता है। ठीक है, जैसे 1s का, जैसे 2s का 2p के साथ। ठीक है, इस तरह, ऐसा नहीं कि 2s का 3p या 4p इसके साथ मतलब जो है हाइब्रिडेशन हो सकता है। मतलब उनकी साइज और एनर्जी में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और इक्वल एनर्जी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्बिटल्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और सेम एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल्स प्राप्त करते हैं। जितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी इक्वल एनर्जीज और साइज होते हैं। ठीक है, तो थ्योरी इससे जान सकते हैं आप क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स। क्या है sp हाइब्रिडेशन? जब एक s और एक p ऑर्बिटल मिलकर 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। कह सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ one s and one p ऑर्बिटल। एक s और एक p ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाएंगे? 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनको क्या कहा जाएगा? sp हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल है? s है, ठीक है, एक s इन्वॉल्व हो गया, इसमें px, आप जानते हैं इसे px, py और pz 3 होते हैं, 3 ऑर्बिटल p के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो इसमें px और py, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें pz भी हो सकता है, मतलब केवल एक ही होगा, इसमें एक होगा या ये होगा, ये होगा। ठीक है, इस तरह का हाइब्रिडेशन अगर मतलब इन्वॉल्व होंगे तो होगा। ठीक है, देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे क्या है? जैसे BeCl2 है। ठीक है, BeCl2 के केस में क्या करते हैं? जैसे क्या था? Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2, 2s2 और 2p0। ठीक है, अब हम हाइब्रिडेशन में क्या करेंगे? ये वाला आउटर मोस्ट सेल को हम लेते हैं। ठीक है, तो इसी का, ये तो कॉमन है, जान रहे हैं, इसका ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, इसमें इससे कोई ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर नहीं रहा है 1s। ठीक है, तो ये और जो 2s है और 2p, इसी के थ्रू जो है ये हाइब्रिडेशन में जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर ऑर्बिटल
डायग्राम देखेंगे तो ये इस तरह से है, ये क्या है, ये 2s है और ये क्या है 2p है, ठीक है। अब अगर इसी B को इन BeCl2 देखें, ठीक है, इन BeCl2 तो कैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। हम एक्साइटेड वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जाएंगे और इस तरह से, अब हम इसी को ले रहे हैं, ये 2s का है और ये 2p का है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए एक, तो ये यहाँ इस तरह से हो गए, ठीक है। अब Cl वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो Cl है अब इसमें आके फिट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, Cl का है। इसी को, ये जो हाइब्रिडेशन, इस तरह का जो हाइब्रिडेशन है इसमें इलेक्ट्रॉनों का रिडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो रहा है, इसी को क्या कहेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम कुछ ये समझ लीजिए, इसके बाद हम कुछ ऐसे फार्मूले बताएंगे जिससे आप इसको बहुत इजी से, मतलब सुपर ट्रिक्स हैं जिससे आप बहुत इजी से इसको जान जाएंगे कैसे होता है। अभी हम मैनुअल तरीके से बता रहे हैं कि किस तरह से ये होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब दूसरा टाइप है, ये क्या है, जो sp2 हाइब्रिडेशन है, ये क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो है क्या, ये एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो ये है BCl3 का केस ले लें, ठीक है, BF3 हो गया, ये सब जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। आइए हम समझते हैं कैसे होता है sp2 हाइब्रिडेशन। जैसे बोरान है, बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, तो इसी को लेंगे, जो आउटर सिस्टम है इसको लेंगे, तो इसी का एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। क्या है, s का ऑर्बिटल हो गया और ये p का ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पर इसको डिनोट कर देंगे इस तरह से, 2s हो गया और 2p हो गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि इसके अंदर ये कैसे है, बोरान एटम इन BCl3, B इन, इसी को देखते हैं, इसी का हाइब्रिडेशन इन BCl3, इसके अंदर इसकी क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है, तो इसको समझेंगे इस तरह से। अब होता क्या है, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, अभी हम टर्म यही यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब क्या हो गए, अगर यहाँ पर इस तरह से इसको देखें तो ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ आ गया। अब चूंकि इसके पास 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं BCl3 में, ठीक है, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, 3 क्लोरीन है टर्म है, तो ये 3 क्लोरीन इसमें आके सेट हो जाते हैं। ये क्या है, Cl है, Cl है, Cl है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, इनकी एनर्जी, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी क्या थी, कंपैरेबल एनर्जी थी, ठीक है, इक्वल एनर्जी नहीं थी, थोड़ा सा इनमें एनर्जी गैप था, तो ये इलेक्ट्रॉन रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 3 इक्वल एनर्जी के हमको ऑर्बिटल्स मिल गए जिनकी एनर्जी और साइज सब इक्वल होंगे, ठीक है। इस तरह से इसका जो हाइब्रिडेशन कहा जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है, क्योंकि इन सब का जो साइज है और एनर्जी सब इक्वल है, तीनों ऑर्बिटल के, चाहे इसका हो चाहे इसका हो चाहे इसके, सबको क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसा नहीं, इसका अब अलग एग्जिस्टेंस नहीं है कि ये s ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल है, अब ये दोनों मिक्स्ड हो गए,
मिक्स होने के बाद इनकी एनर्जी और साइज इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन से sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसी तरह से हम BF3 के केस में देख सकते हैं, कोई भी कंपाउंड कोई भी मॉलिक्यूल होगा इस तरह से इसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। अब हम जानेंगे एक थर्ड टाइप को। तीसरा टाइप क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक s और 3p ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है और नए एनर्जी के 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे CH4 हो गया, मेथेन का हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया और ये अमोनिया हो गया, इन सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। कैसे है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आइए देख लेते हैं, ठीक है। एक केस लेते हैं मेथेन का, CH4 का। इसमें क्या है, कार्बन का देखते हैं, एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब इसी को लेते हैं, ठीक है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। ये 2p हो गया और ये हो गया 2s। अब क्या होगा, ये 1 अब क्या हुआ, हमको हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं, ठीक है। हमको 4 हाइड्रोजन से मतलब हमको यहाँ भी चाहिए क्या, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये जो है एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा यस का, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएंगे, सारे जो है इक्वल एनर्जी के 4 ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जब इक्वल एनर्जी के 4 ऑर्बिटल मिल गए तो हाइड्रोजन एटम आके इसमें सेट कर दिए। ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है मान के चलिए, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है। ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है। जो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा इसी को क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। और ये ऑर्बिटल्स क्या कहे जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहे जाएंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे ज्योमेट्री के बारे में, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। आप देख रहे होंगे S2O NS3, ठीक है। इसको अभी हम बाद में बताएंगे, बेस पर से एक्सप्लेन करेंगे इसकी शेप को, लेकिन ज्योमेट्री सबकी सेम होगी, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होता है, जैसे ये क्या है, इसमें CH4 केस में इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। ये क्या है, सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम पर इसकी इस पोजीशन को देखते हैं हम यहाँ पर, और यस, ये क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है ये कितना होता है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट, ठीक है। अच्छा, अभी तो इस केस में नॉर्मल है ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन जब हम S2O का केस लेते हैं, S2O का केस लेते हैं या NH3 का केस लेते हैं, तो इसमें क्या है, इसकी भी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल ही होती है। साथ में इसको TD लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल को, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, लेकिन इसका शेप जो है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। डिस्टॉर्टेड क्यों हो जाता है, क्योंकि वो हम आपको बाद में बताएंगे, लोन पेयर के कारण क्या होता है। जो लोन पेयर होता है उनके बीच रिपल्सन ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन किस में होता है, बॉन्ड पेयर में। तो इसलिए हम लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखते हैं, उनकी दूरी जितना ज़्यादा रहेगी, ठीक है, तो उससे जो है उसमें क्या स्टेबिलिटी बनी रहती है, रिपल्सन नहीं होगा, एनर्जी नहीं बढ़ेगी और जो स्ट्रक्चर है स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो उसको हम BSc PR थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए बाद में हाइब्रिडेशन थ्योरी फेल हो गई थी, बाद में हम बताएंगे क्यों फेल हो गई थी, क्योंकि ये शेप को नहीं डिटरमाइन कर पाई थी, लेकिन ज्योमेट्री को एग्जैक्टली मतलब डिसाइड करती है कौन, हाइब्रिडेशन, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को हाइब्रिडेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। शेप हालांकि इसका होता है V शेप्ड हो जाता है, V शेप
बी से एफ हो जाता है। लेकिन हमको अभी शेप पे नहीं जाना है, हमको किस पर जाना है, हमको ज्योमेट्री पर जाना है। ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल ही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले के केस में अगर हम देखें, sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में, sp हाइब्रिडाइजेशन जब था, हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन जब था तो उसमें क्या थी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री लीनियर थी। क्या थी, लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर, लीनियर क्या होता है, लीनियर में क्या होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरह की ज्योमेट्री, ठीक है। ये 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर मान लो सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम इस केस में मान लो बी है, बोरान, ठीक है। और यहाँ पर बी है, सॉरी बेरिलियम है, और यहाँ पर क्या है, Cl, और ये Cl रख दें। तो ये जो है बॉन्ड एंगल इस केस के बीच का, यही है कितना, 180 डिग्री। इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, BCl2 की लीनियर होगी। क्या, लीनियर। इसी को क्या कहेंगे, लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। समझ में आ गया होगा लीनियर क्या है। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल को शो कैसे करते हैं, इस तरह से देख लीजिए। कहीं पर इस तरह से अगर लिखा हो, एक बड़ा लोब रहता है और एक दूसरा छोटा लोब होता है, ठीक है। इस तरह से कहीं स्ट्रक्चर मिल जाए तो ये क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का सिंबल होता है। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता का सिंबल बना रहता है, ठीक है। दूसरा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसी में देख लेते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होती है ज्योमेट्री, इसके केस में ज्योमेट्री क्या हो जाती है, अगर इसकी ज्योमेट्री देखें, ये क्या होता है, ट्राइएंगुलर हो जाती है, ट्राइएंगुलर। एग्जाम्पल जैसे क्या था, BCl3 था ना। सेंट्रल पर क्या रख देते हैं, बोरान एटम, ठीक। यहाँ पर Cl और Cl, ठीक है। इनके बीच का जो ये है, ठीक है, ये एंगल कितना था, 120 डिग्री। ये क्या कहा जाता है, बॉन्ड एंगल। इसको कैसे भी बना सकते हैं, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल आए वो कितना हो, 120 डिग्री। तो इसी को कहते हैं ट्रायंगुलर। ये क्या है, ज्योमेट्री है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। और इस तरह से ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायंगुलर, मतलब 3 एंगल बन जाते हैं, ठीक है। टाइप 4 क्या है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जो चौथा टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s3p 1d एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड होकर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल जो है 1 3 1, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, जिनकी एनर्जीज और साइज कंपेरेबल होती है। लेकिन जब नए ऑर्बिटल्स बनते हैं 5 ऑर्बिटल्स, तो उनकी एनर्जी और साइज जो है इक्वल एनर्जी और साइज होता है। कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, यस, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz, और d का dz स्क्वायर ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे किसका, PCl5 का। तो आप लोग जैसे जानते हैं फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये नियॉन इनर्ट गैस है। उसके बाद 3s2 3p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अब देखेंगे इसमें जब फास्फोरस फ्री स्टेट में होता है, ठीक है, तो इसका क्या होता है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, 3s2 3p3, और ये d जो ऑर्बिटल है बैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये एक्साइट होता है, एक्साइट टर्म हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या एक्साइट ही माने, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास जो है नई जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, s, p और d तीनों के होंगे, ठीक है। और इन तीनों के मिक्स्ड ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें जो है अब जब PCl5 जो Cl की इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, इसमें Cl इसमें मिक्स्ड हो जाएंगे, तो फास्फोरस को देखेंगे इन PCl5, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में इसकी कंडीशन क्या है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस वाले हैं और ये क्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह से इंटरमिक्स्ड होकर sp3d हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑर्बिटल्स जो हैं, अब इनकी जो एनर्जी है, एनर्जी और साइज, ऐसा नहीं है कि s है, p है, d है, ठीक है। ये सारे ही क्या हैं, sp3d
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ठीक है। और इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम इसके ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये जो ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती क्या है, ये इसमें क्या है, कुल मिला के 5 बांड्स हैं। 3 जो है 3 बांड एक प्लेन में है, ठीक है, ये एक प्लेन है, और ये एक जो है दूसरा प्लेन है, यानी कि एक एक्सियल बांड है, ये भी एक्सियल बांड है, ठीक है। ये बांड क्या होते हैं, जो एक्सियल बांड होते हैं अप द प्लेन और डाउन द प्लेन है, यानी कि ये लार्ज बांड हैं, लंबे बांड होते हैं, ठीक है, इन कंपेरेटिवली इन प्लेन के बांड्स से। और ये बांड्स जो हैं जो प्लेन में होते हैं इक्वेटोरियल हैं, और ये शार्ट बांड हैं, ठीक है। आइए इनके बांड, और ये इसको इस तरह से अगर हम इमेजिन करें तो ये क्या है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये ट्राइगन बना हुआ है और ये पिरामिड का स्ट्रक्चर है, और ये फास्फोरस क्या है, सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके एंगल को अब देखेंगे, क्या किस तरह का एंगल इसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड एंगल देख रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर इसके बीच 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अगर ये करें तो ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड एक्सियल के बीच का देखेंगे तो एक्सियल के बीच 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। यानी कि कुल मिला के इस तरह ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में एक बॉन्ड एंगल देखेंगे तो एक्सियल के बीच 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, दूसरा बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री, और तीसरा बॉन्ड एंगल क्या होता है 90 डिग्री। इस तरह से 3 तरह के बॉन्ड एंगल इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, ओके। 5वां टाइप है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन? इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s 3p एंड 2d एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि 6 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे। जब इंटरमिक्स होकर नए या इक्वल एनर्जी के 6 ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो उस तरह का हाइब्रिडाइजेशन क्या कहा जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि 6 ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे और 6 एटॉमिक ऑर्बिटल नए ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन होगा क्या कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में उनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है, यानी कि थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी और साइज इक्वल होंगे। यानी कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी और साइज इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसका एग्जांपल है SF6, ठीक है। SF6 के अंतर्गत देखेंगे तो सल्फर एटम है, इसका एटॉमिक नंबर है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियान, एक इनर्ट गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। उसके बाद 3s2 3p4, और अभी इसमें 3d का बैकेंड d ऑर्बिटल भी है, ठीक है। अब यहाँ पर सल्फर को देखेंगे, जब फ्री स्टेट में रहता है सल्फर एटम तो किस तरह से ये इसको शो किया जा सकता है। तो ये क्या है, s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये p ऑर्बिटल्स, इसमें देख रहे हैं आप 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हुंड के नियम के अकॉर्डिंग, हुंड रूल के अकॉर्डिंग भरे गए हैं, ठीक है। और 3d है जो है 3d वैकेंट है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जब सल्फर एटम SF6 मॉलिक्यूल्स में SF6 में होता है तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी कि ये एक्साइट होकर यहाँ पहुँच जाएंगे और ये भी एक्साइट होकर के यहाँ पहुँच जाते हैं। यानी कि एक्साइट होने का मतलब रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ भी टर्म एक्साइट हम यूज़ किया जाए उसका मतलब समझिएगा रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए। तो अब क्या हुआ हमारे पास, अब जो नए एनर्जी ऑर्बिटल बने, ठीक है, जो नए ऑर्बिटल्स बने वो हमारे पास कितने हो गए, 6 ऑर्बिटल्स। यानी कि अब यहाँ तक ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह देख रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑर्बिटल्स होना है, वही 6 ऑर्बिटल्स यहाँ पर शो होंगे। अब यहाँ पर फ्लोरीन एटम जो है आके इसमें पार्टिसिपेट कर लेगा।
देख रहे हैं क्रॉस से जो दिखाया गया है, क्रॉस वाला क्या है, ये क्रॉस वाले हैं फ्लोरीन एटम्स हैं, और जो ये दिखाए गए हैं सल्फर के हैं, ठीक है, सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और इस रिडिस्ट्रीब्यूशन से जो ऑब्टेन होंगे हमें ऑर्बिटल, वो क्या होंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, और इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहेंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये रही sp3d2 की कहानी, ठीक है। अब आएंगे देखेंगे इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। तो आपने देखा sp3d2 के केस में ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं, या इसको कह सकते हैं लार्ज बॉन्ड, ठीक है, और ये कंपेरेटिवली शॉर्ट बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट है। अब इसके केस में हम देख लेते हैं बॉन्ड एंगल क्या होगा। जो बॉन्ड एंगल है सब 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। इसके बीच 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, इनके बीच भी 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, और सारे बॉन्ड के बीच 90 डिग्री है। लेकिन ये बॉन्ड जो है एक्सियल के बीच का बॉन्ड जो है 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री। सारे बॉन्ड 90 डिग्री के हैं, लेकिन एक्सियल और एक्सियल के बीच 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ठीक है। इस तरह के हाइब्रिडेशन में कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, तो यस हो गया, px, py, pz और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s 3p 3d एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि इनमें क्या होता है, एक s का 3p का और 3d का एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल करके नए एनर्जी और साइज के, ठीक है, 7 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। 7 कंपेरेबल एनर्जी और साइज के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स्ड होते हैं, और नए जो है इक्वल एनर्जी और साइज के 7 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। वो क्या कहे जाते हैं, sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहते हैं, sp3d3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड हुए हैं, ठीक है। यस है px, py और pz, ठीक है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर और dxy, ठीक है। इस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं यस स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है, और p डम्बल होता है, उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यस के केस में केवल 1 ऑर्बिटल होता है, और d के केस में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें से dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर और dxy ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स्ड हुए हैं, ठीक है। इंटरमिक्स्ड होकर के sp3d3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से इस सारी चीज़ को समझेंगे। एग्जांपल है IF7 मॉलिक्यूल्स। तो हम जानते हैं I क्या है, हैलोजेंस है, इसका एटॉमिक नंबर है 53, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्रिप्टन के पास 4d10, 5s2 और 5p5 है। अभी क्या है, इसमें 5d ऑर्बिटल वैकेंट है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के रिडिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम समझेंगे। हाइड्रोजन्स के केस में या किसी भी केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जब ऑर्बिटल डायग्राम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आउटर मोस्ट सेल को ही लेते हैं, यानी कि ns2 np5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें लेंगे, यानी कि 5s2 और 5p5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर शो हुआ है, जब आयोडीन होगा फ्री स्टेट में, आयोडीन फ्री स्टेट क्या होगा, 5s2 5p5, और यहाँ पर ये क्या है 5d0, ठीक है। अभी क्या है, अब यहाँ पर क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, एक्साइट होकर डी में जाएंगे, यस का इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट होकर यहाँ तक रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। ये यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर जाएंगे, यानी कि हमको अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, sp3d3 टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर हमको ऑब्टेन होंगे। अब हम देखेंगे इस कंडीशन को, I इन IF7,
जब IF7 होगा तो किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, कैसे होगी। आपने यहाँ देखा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में क्या हो गए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट होने पर क्या होता है, ये फ्लोरीन भी आकर इससे मिक्स हो गए। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब इनका अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये ना तो ये इसको यस कह सकते हैं, ना तो पी कह सकते हैं, ना तो डी कह सकते हैं, बल्कि इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या कहेंगे, sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये क्या है, ये सारे sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहेंगे, sp3d3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कैसे ये जो क्रॉस से शो किया गया है, ये क्या है, फ्लोरीन के एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आयोडीन के इलेक्ट्रॉन हैं। इनका अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सारे रिडिस्ट्रीब्यूट होकर एक हो गए हैं, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हम देखते हैं sp3d3 का हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल इस तरह से होता है, देख रहे हैं, एक सेंट्रल एटम क्या है, आयोडीन, और 7 एटम फ्लोरीन के इससे अटैच्ड हैं। चूंकि ये 2 डायमेंशनल ब्लैक बोर्ड है इसलिए इस तरह से शो हो रहा है, वरना ये 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होता है। ये बॉन्ड एंगल जो है इस आयोडीन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड एंगल होता है कितना, 72 डिग्री, ठीक है। और यहाँ ये बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और ये देख रहे हैं ये वाला बॉन्ड एंगल, यहाँ इसके बीच का बॉन्ड एंगल क्या है, ये है 90 डिग्री। तो IF7 के मॉलिक्यूल या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, 3 तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं। कौन कौन सा, एक बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है, दूसरा क्या होगा 72 डिग्री, और तीसरा क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितना कितना बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, ऑर्डर में रहेगा ये किस तरह का बॉन्ड एंगल है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम एक हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक शॉर्टकट डेवलप किए हैं, उसको देखते हैं क्या है। जेड को कैलकुलेट करके हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जेड क्या है, जेड इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर हैं उसको काउंट कर लेंगे, और उस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं दोनों को काउंट करने के बाद जो आएगा उसको देखकर हम क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 आता है sp, 3 आता है sp2, 4 आता है sp3, 5 आता है sp3d, 6 आता है sp3d2, और 7 आता है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलिए इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है क्या है, BeCl2, ठीक है, BeCl2, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड बने हैं, जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे O2 का केस है, मान के चलिए O2 के बीच जो बॉन्ड बना है, O2 केस में O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। तो पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, स्ट्रांग होता है। तो इसके केस में कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड। कोई लोन पेयर है इस पर, नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 और 2। तो नंबर ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पर क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। चलिए एक लोन पेयर का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या है एग्जांपल, NH3 में जान रहे हैं आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शो करेंगे। 3 तो बॉन्ड बना लिए, क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और एक लोन पेयर हो गया। तो अगर काउंट करेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, क्या हो जाएगा, लोन पेयर। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी, और जेड की वैल्यू अगर 4 होगी तो 4 पर क्या है, 4 पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जेड पर 4। इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं कि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू से हम बता सकते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा कि जेड के वैल्यू से कैसे हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। जेड की वैल्यू से सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट कर लेते हैं और इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे दो
वैल्यू होगी जेड की 2 होगी तो sp हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री क्या होगी लीनियर। 3 होगा वैल्यू तो sp2 हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री क्या होगी ट्रायंगुलर हो जाएगी। 4 है 4 होगा तो sp3 हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अगर 5 होगा तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 होगा तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या होगी ऑक्टाहेड्रल। और अगर 7 होगा जेड की वैल्यू तो क्या हो जाएगी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस तरह से हमने जाना कि कैसे हम हाइब्रिडेशन को निकाल सकते हैं बिना कुछ जाने, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता हो आप पूरा हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, थैंक यू। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।